वेलकम टू सीआरएन। जैसा कि आप जानते हो कि मैं इस चैनल पे डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और साथ ही इसे ट्रेडिशनल जीके से रिलेट करने की कोशिश करता हूं ताकि आपकी तैयारी करंट इवेंट्स और ट्रेडिशनल जीके दोनों के सवालों के लिए होता रहे। तो आइए चलते हैं आज के पहला समाचार और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला सवाल है, आज की जो न्यूज है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन बनाया जा रहा है उसके परीक्षण किया गया, तो उसमें ये रिजल्ट पाया गया कि इसका अच्छा इफेक्ट आ रहा है और बॉडी में पेशेंट के बॉडी में एंटीबॉडी बन रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है। पहला, वायरस के वैज्ञानिक अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। दूसरा, जो वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी, तो सबसे पहला टीका, सबसे पहला वैक्सीन किन्होंने बनाया था, किन लोगों ने बनाया था, तो यह है लुई पास्चर और एडवर्ड जेनर। और तीसरा है, कोरोना रोग SARS-CoV-2 बैक्टीरिया के कारण होता है। और चौथा है कि इनमें से सब सही है। तो इसका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। ये आपको ध्यान रखना है, वायरोलॉजी बोलते हैं वायरस के स्टडी को, वायरोलॉजी। और जो फर्स्ट वैक्सीन बनाया था वो दो साइंटिस्ट थे, लुई पास्चर एंड एडवर्ड जेनर। और कोरोना रोग है वो इस वायरस से फैलता है, SARS-CoV-2 वायरस से फैलता है, ना कि बैक्टीरिया से। कोरोना रोग वायरस से फैलता है, बैक्टीरिया से नहीं फैलता, इसलिए सी आंसर गलत है। और उस बैक्टीरिया का नाम है, उस वायरस का नाम है SARS-CoV-2 वायरस। दूसरा न्यूज आज का है कि राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है कि सीबीआई को राजस्थान में कोई भी जांच शुरू करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। यह आप ध्यान से देखना कि सीबीआई को राजस्थान में कोई भी जांच शुरू करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। ये अभी गहलोत सरकार ने ये नोटिफिकेशन निकाला है और यह देश का ऐसा फोर्थ स्टेट है ऐसा करने वाला, जो सीबीआई की इंक्वायरी के लिए पहले स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। ये तो न्यूज हो गया। अब इससे ट्रेडिशनल क्वेश्चंस क्या बनते हैं जो इसी तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सीबीआई के बारे में कौन से सही हैं, ये चार ऑप्शन दिए हैं, तीन ऑप्शन दिए हमने। तो सीबीआई को पूर्व में दिल्ली विशेष पुलिस प्रस्थान के नाम से जाना जाता था। सीबीआई वाज फॉर्मरली नोन एज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। और सेकंड है कि इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके पहले निदेशक, फर्स्ट डायरेक्टर डीपी कोहली थे। और तीसरा है कि सीबीआई की जांच की कानूनी शक्तियां डीएसपीई एक्ट 1946 से प्राप्त होता है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है कि सीबीआई की जो गठन हुआ था वो डीएसपीई एक्ट 1946 इसके तहत सीबीआई का गठन हुआ था। लेकिन सीबीआई जब बोला जाए तो सीबीआई को पहले सीबीआई नहीं बोलते थे, सीबीआई को पहले बोलते थे डीएसपीई, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। और यह सीबीआई जो नाम पड़ा इसका 1961 में पड़ा। 1961 में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला और डीएसपीई, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का नाम चेंज करके सीबीआई कर दिया 1961 में। लेकिन इसके पावर जो होते हैं डीएसपी एक्ट 1946 से लिए जाते हैं। और इससे रिलेवेंट एक और क्वेश्चन है कि इनके पहला निदेशक कौन है, डीपी कोहली। इसके फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे, डीपी कोहली थे। तीनों सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें से न्यूज ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को बोला है कि जो आपने दुबे इनकाउंटर की जो कमेटी बनाई है, फॉर्मर इलाहाबाद के रिटायर्ड जो जज हैं उनके अध्यक्षता में बनाई गई है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस कमेटी को एक्सपेंड किया जाए और एक के बजाय इसमें एक और ऐड करके 2 मेंबर का एक कमेटी बनाया जाए। इसमें फॉर्मर डीजीपी रहेंगे और एक अभी जो रिटायर्ड जज हैं, तो 2 मेंबर किया जाए। तो इसी से सवाल बना हुआ है कि सॉलिसिटर जनरल कानूनी मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है कि वर्तमान सॉलिसिटर जनरल
ऑफ इंडिया तुषार मेहता है, और तीसरा है कि सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। और इसमें से सब सही, तो इसका आंसर है दो इसके सही आंसर है। सॉलिसिटर जनरल कानूनी मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब एक गवर्नमेंट है, जब गवर्नमेंट का कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाना होगा तो ये सॉलिसिटर जनरल ले जाएंगे, मतलब इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव सॉलिसिटर जनरल हैं। और दूसरा है जो अभी वर्तमान सॉलिसिटर जनरल है उनका नाम है तुषार मेहता। तुषार मेहता इज आवर करेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और थर्ड है जो सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 के तहत की जाती है। ये गलत है, एक्चुअली जो संविधान का अनुच्छेद है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नियुक्ति के संबंध में है अनुच्छेद 76, ना कि सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल एक्चुअली इसका संविधान में जिक्र है नहीं, संविधान में जिक्र है केवल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, अनुच्छेद 76। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपको ध्यान रखना, तो इसमें से फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड इज रॉन्ग। फोर्थ क्वेश्चन है, अभी जो न्यूज बना हुआ है, मद्रास हाई कोर्ट ने सेंटर को और आरबीआई को एक नोटिस दिया है कि अभी हाल फिलहाल में जो उन्होंने नोटिफिकेशन ने जो ऑर्डिनेंस निकाला था जिसके तहत जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उसको भी आरबीआई के दायरे में ले आया हुआ था। एक गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, ऑर्डिनेंस निकाला है, तो एक ऑर्डिनेंस के तहत ये कर दिया गया है कि कोऑपरेटिव बैंक भी आरबीआई के तहत अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे। तो मद्रास हाई कोर्ट ने अभी इसका जवाब मांगा है सेंटर और आरबीआई से। केस है कि तमिलनाडु में 2 कोऑपरेटिव बैंक ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है कि कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉट कमिंग अंडर आरबीआई, कोऑपरेटिव बैंक्स आर कमिंग अंडर स्टेट लॉज। तो अभी मद्रास हाई कोर्ट ने इसका जवाब मांगा इनसे। तो इससे क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है वो किस अधिनियम के तहत नोटिफिकेशन निकाला, किस अधिनियम में अमेंडमेंट करता हुआ ऑर्डिनेंस निकाला है, अध्यादेश। तो इसका आंसर है बैंकिंग अधिनियम 1949, मतलब बैंकिंग अधिनियम 1949 में संशोधन करके ऑर्डिनेंस निकाला गया है। अभी हाल फिलहाल में एक 2-3 दिन पहले का न्यूज है कि तुर्की में एक जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो संग्रहालय था, उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसके बारे में, उसका नाम तो सबसे पहले हागिया सोफिया है। तो इसके बारे में जो फैक्ट्स दिए हुए हैं वो देखिए ध्यान से कि हागिया सोफिया को शुरू में चर्च के रूप में बनाया गया था। दूसरा है कि इसे बेंजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन फर्स्ट ने बनाया था, और 1453 में इस चर्च को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था तुर्कों द्वारा। और अगेन 1935 में जब आधुनिक तुर्की की स्थापना हुई, मॉडर्न तुर्की जब फाउंड किया गया, तो उस समय इसी मस्जिद को संग्रहालय के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में वहाँ के टर्की के प्रेसिडेंट ने अभी दोबारा से इस म्यूजियम को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसमें से सभी सही है कि हागिया सोफिया शुरू में चर्च था, इसे बेंजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन फर्स्ट ने बनाया था, लेकिन 1453 में तुर्कों ने इसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, और 1935 में मस्जिद से इसे म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क द्वारा, जो कि तुर्की के संस्थापक भी कहे जाते हैं। अभी मैप में देखते हैं कि टर्की कहाँ है। तो सबसे पहले आप देखो इंडिया यहाँ है, और टर्की है, ये रेड वाला टर्की। तो ये टर्की है। टर्की के यदि कैपिटल देखें तो कैपिटल इसका है अंकारा, और इनके प्रेसिडेंट का नाम है रिसेप तैयर एर्डोगन। रिसेप तैयर एर्डोगन प्रेसिडेंट है, इनका कैपिटल है अंकारा। और इसका मैप में देखें तो ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, ये तुर्की है, और इसके नॉर्थ में ब्लैक सी आता है, दिस इज ब्लैक सी, भूमध्य सागर, और ये बीच में तुर्की है।
तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैप बेस्ड। मैप दे देगा आपको और ये टर्की बताएगा कि टर्की के उत्तर में जो ये नॉर्थ में सी है इसका क्या नाम है, तो ये ब्लैक सी है। तो टर्की के नॉर्थ में ब्लैक सी, ध्यान में रखिए दिमाग में, और इधर मेडिटेरेनियन सी है। और इसी में आप देखो कि इसको बोलते हैं रेड सी। ये रेड सी है जो ये निकलता हुआ फिर इंडियन उसमें मिल जाता है। तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी इसके जोड़ते हुए एक नहर भी बनाए गए हैं, इसको स्वेज कैनाल बोलते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने आज के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उसके बारे में लिखा है कि WHO प्रमुख कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल। और तीसरा है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, विनोद कुमार दुआ। ये सब जितने भी पोस्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके जो प्रमुख का नाम याद रखना है, ये जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में सवाल। तो WHO के प्रमुख कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव। तीनों सही है। अभी भारतीय वायुसेना में जो रफाल विमान है, 5 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में इंडक्ट कर दिए गए हैं। तो इसी से क्वेश्चन उठाया मैंने कि ये जो रफाल विमान है इस किस कंपनी से खरीदा गया है। रफाल विमान किस कंपनी से खरीदा गया है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऑप्शन है दसाल्ट एविएशन फ्रांस, दसाल्ट एविएशन यूके, लॉकहीड मार्टिन USA, और इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन है, आप बता सकते हो, दसाल्ट एविएशन फ्रांस। ध्यान से सुनना आप, दसाल्ट एविएशन फ्रांस इस कंपनी से खरीदा गया है रफाल विमान। अब रफाल विमान के बारे में देखते हैं, रफाल विमान क्या है। तो ये रफाल विमान है हमारा, जिसके लिए काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चला था काफ़ी दिनों तक। तो इसके बारे में जानना जरूरी है कि वाई इंडिया वांट्स रफाल। तो इसके कई ऐसे स्पेशलिटी हैं जिसके वजह से, एक तो इसके जो स्पीड है काफ़ी हाई स्पीड से, सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करती है, 1389 किलोमीटर पर आवर। इसका रेंज है 3700 किलोमीटर। रेंज का मतलब ये होता है कि एक बार ये टेक ऑफ करने के बाद 3700 किलोमीटर तक उसी फ्यूल से इतना तक ट्रेवल कर सकती है। दिस इज कॉल्ड रेंज। तो इसका रेंज भी काफ़ी अच्छा है, स्पीड भी काफ़ी अच्छा है। और दूसरे इसमें मल्टी रोल कम्बैट फाइटर है, एयर टू एयर भी मार कर सकता है, एयर टू ग्राउंड मार कर सकता है, और साथ साथ NTC पर स्ट्राइक भी कर सकता है। तो इन सब कारणों से इंडिया ने ये रफाल चूज किया है। तो ये सब कभी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। ये रफाल के बारे में 4 पॉइंट दे देगा, उसके बारे में आप बताइए। दिस ऑल्सो इज कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वेपन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी। ये कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की स्थापना कब हुई। तो सेबी जो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, जो शेयर के जो मार्केट होता है उसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं, ये शॉर्ट में आप समझ लो। तो सेबी की स्थापना कब हुआ था, इसका ऑप्शन है 1991, 1992, 1993, 94, 1991, 1992, 1993, 1994। तो इसका आंसर है 1992। 1992 में सेबी की स्थापना की गई थी। सेबी का फुल फॉर्म देखा जाए तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनके करंट चेयरमैन अजय त्यागी हैं। सेबी के करंट चेयरमैन अजय त्यागी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अभी एक करंट में एक न्यूज चल रहा है कि ये जो कॉमेट एक दिख रहा है, जो 6800 साल बाद ये धूमकेतु देखा गया कॉमेट, अभी भी ये दिखाई दे रहा है। तो इसका नाम क्या है, नियोवाइस। इस धूमकेतु का नाम क्या है, नियोवाइस धूमकेतु, जो 6800 साल बाद देखा गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नियोवाइस धूमकेतु कॉमेट। अब इसको यदि हम देखें मैप में, इसका फिगर देखें तो कुछ इस तरह दिखता है कॉमेट। जब आप शाम में देखोगे थोड़ा आफ्टर इवनिंग, देन यू विल सी लाइक दिस इन द स्काई। दिस इज कॉल्ड कॉमेट, धूमकेतु। ये 6800 साल बाद देखा गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्पोर्ट्स से लिया है मैंने, जो कि कुछ मैचिंग क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें आपको चुनना है कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो पहला है लियोनेल मेसी फुटबॉल से, दूसरा है मैग्नस कार्लसन चेस के खिलाड़ी हैं, तीसरा सुनील छेत्री फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, चौथा बेन स्टोक्स फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। इसमें मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि कौन सा गलत है।
क्योंकि सब क्रिकेट के फैन हैं। तो बेन स्टोक्स, बेन स्टोक्स है फुटबॉल के खिलाड़ी नहीं है बल्कि क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तो ऊपर के 3 सही है। लियोनेल मेसी फुटबॉल प्लेयर, मैग्नस कार्लसन चेस, सुनील छेत्री फुटबॉल। ये इसलिए मैंने सवाल उठाया कि लियोनेल मेसी ने अभी अभी एक जो स्पेनिश लीग फुटबॉल का जो गेम हुआ है उसमें गोल्डन बूट अवार्ड उनको मिला है, गोल्डन बूट। तो व्हाट इज गोल्डन बूट? तो फुटबॉल में उस खिलाड़ी को गोल्डन बूट दिया जाता है जो कि किसी एक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल दागता है। जो सबसे ज़्यादा गोल दागता है उस खिलाड़ी को गोल्डन बूट मिलता है। तो इनको लियोनेल मेसी को मिला है स्पेनिश लीग में गोल्डन बूट। ये आंसर हमने दे दिए हैं सभी सवाल के इसमें है। और नाउ दिस इज अ टाइम फॉर कंसेप्ट ऑफ द डे। तो आज के कंसेप्ट में हमने ये टॉपिक लिया है कॉमेट, एस्टेरॉयड एंड मीटियोर। ये 3 टर्म आपको मिलेंगे, कॉमेट, एस्टेरॉयड एंड मीटियोर, जो कि स्पेस से रिलेटेड है। एक्चुअली इसमें डिफरेंस क्या है? कभी कभी हम तीनों को लगभग एक ही मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, तीनों में डिफरेंस है। तो कॉमेट होता है जो आउटर स्पेस में मिलता है, और ये हमारे जो सोलर सिस्टम का बर्थ हुआ था 460 करोड़ साल पहले, तो उस समय जो कुछ स्नोबॉल्स रह गए थे ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ आवर सोलर सिस्टम्स, तो दे आर नाउ टर्म्ड एज कॉमेट। तो ये हमारे जो आउटर स्पेस में मिलते हैं, जो अपना सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के बाहर ये नॉर्मली एक कॉमेट मिलते हैं। ये तो कॉमेट हो गया। दूसरा है एस्टेरॉयड। व्हाट इज एस्टेरॉयड? इसको हिंदी में क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये सन है, इसके तरफ ये सब चारों अपने जो ग्रह है घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें से मार्स एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर ये है। तो इसके बीच का जो ये जो एरिया है, इसमें छोटे छोटे पत्थर घूमते रहते हैं इसके तरफ इधर, तो इनको एस्टेरॉयड बोलते हैं। इसको एस्टेरॉयड पट्टी भी बोलते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी उठाते हैं, एस्टेरॉयड पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो एस्टेरॉयड पट्टी है वो मंगल और बृहस्पति ग्रह, मार्स एंड जुपिटर ग्रह के बीच में एस्टेरॉयड पट्टी मिलता है। ये बेसिकली क्या होते हैं कि ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो कि बहुत दाने के बराबर भी हो सकते हैं, और ये 1 मीटर के बोल्डर, 1 मीटर के वाइड का एक चट्टान भी हो सकता है। तो ये पूरा एकदम इस एरिया में ये भरे पड़े हैं, ये दोनों के बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। इसको एस्टेरॉयड बोलते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस पता चल गया। कॉमेट इज इन द आउटर स्पेस एंड एस्टेरॉयड फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। एंड थर्ड इज मीटियोर्स। तो व्हाट इज मीटियोर्स? इसको उल्का कहते हैं। तो जब भी क्या होता है कि ये जो एस्टेरॉयड्स हैं, तो यहाँ तो मेजर इनका जो प्रेजेंस है इस एरिया में, लेकिन ये कभी कभी ये घूमते घूमते क्या करते हैं कि जो प्लेनेट पे भी गिर जाते हैं। ये सब प्लेनेट पे, सब प्लेनेट में, कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी आ जाता है। तो जब ये एस्टेरॉयड इधर एंटर करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मीटियोर्स, उसको उल्का। वो क्या होता है कि जब ये एंटर करता है तो इसके जो हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो फ्रिक्शन है, इसकी वजह से इसमें आग लग जाता है और ये जलता हुआ नजर आता है। इसीलिए कभी कभी इसको पुच्छल तारा भी देखते हैं, पुच्छल तारा की तरह देख पाते हैं। ये तीनों में डिफरेंस है। कॉमेट इज इन आउटर स्पेस, एस्टेरॉयड इज फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, एंड मीटियोर व्हेन द एस्टेरॉयड हिट्स द आवर एटमॉस्फेयर इट इज टर्म्ड एज मीटियोर्स। इसको देखा जाए तो ये आप देखो कॉमेट है, ये सबसे आउटर स्पेस में मिलते हैं कॉमेट। उसके बाद एस्टेरॉयड है, ये पट्टी जो होता है एस्टेरॉयड का पट्टी इस तरह से, और ये जब ये इंटर कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में अर्थ के, तो ये इसको मीटियोर बोलते हैं। इस तरह से कुछ दिखता है। तो बेसिकली ये जो ऐसा दिख रहा है, एक्चुअली ये जलता हुआ एस्टेरॉयड्स ही है, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में या दूसरे प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं। और कभी कभी ये तो आकाश में जल के नष्ट रहते हैं, और कभी कभी अर्थ पे भी हिट करता है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। और मैं इस चैनल पे इस तरह के क्वेश्चन लाता हूँ डेली, 10 करंट अफेयर और ट्रेडिशनल जीके, और उसको कोरिलेट करता हूँ, कंसेप्चुअली डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। एंड आई हैव आल्सो प्लान टू अपलोड द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक
from class to 10 with the help of my son. तो मैं एक बोलूँगा, सब्सक्राइब करिए आप, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू।